हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी हैसियत अपने आप में किसी पहाड़ जैसी है, ऐसे पहाड़ की जिसे हिलाना बड़ा मुश्किल है। ऐसी ही एक शख्सियत हैं राज कपूर साहब, शोमैन जो हैं हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े वही माने जाते हैं। और राज कपूर साहब अपनी फ़िल्मों के ज़रिए, अपनी एक्टिंग के ज़रिया उन्होंने जो अपनी एक छवि बनाई है, उस छवि को कोई भी ओवरशैडो नहीं कर सका। यानी कि अपने आप में वन एंड ओनली राज कपूर। एक तरफ तो राज कपूर साहब थे, दूसरी तरफ अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम जो हमारे सामने उभर कर आता है वो है ओ.पी. नैयर जी का। ओ.पी. नैयर जी ने गरचे संगीत की कोई बाकायदा तालीम तो हासिल नहीं किया था, लेकिन वो जो कहते हैं ना अताई, यानी कि जिसे खुदा नवाज कर भेजता है उसका किसी से क्या मुकाबला हो सकता है। रिदम किंग कहलाने वाले ओ.पी. नैयर, इन्होंने अपने करियर के दौरान जैसी जैसी कंपोजिशन हमें दी हैं, जैसी जैसी धुनें बनाई हैं, उन्हें कोई भी आज तक मात नहीं दे सका। और यही वजह है कि उस ज़माने में उनकी फ़िल्में, उनके गाने बड़े पॉपुलर थे। और इंडस्ट्री में उस ज़माने में हालांकि नौशाद साहब थे, शंकर जयकिशन थे, रोशन साहब थे, लेकिन इन तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा जो चार्जेस थे, फ़ीस थी, जो मुआवजा लेते थे, वो ओ.पी. नैयर साहब थे। ये बात है सन 1959 की। 1959 उस वक्त एक फ़िल्म बन रही थी, फ़िल्म का नाम था दोस्ताद, जिसके डायरेक्टर थे तारा हरीश और उसके प्रोड्यूसर थे शेख मुख्तार। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेख मुख्तार साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। बड़े लहीम शहीम, बड़े चौड़े कद काठी के, चेहरे पे यहाँ गाल पे एक तेज़ाबी निशान था। खूबसूरत अंदाज में अपने रोल को अदा करते थे और उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि संगीत दिया था ओ.पी. नैयर साहब ने और इसके गीत लिखे थे कमर जलालाबादी साहब ने। फिल्म के गानों को रिकॉर्ड किया गया था रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की आवाज़ों में। मैं उनकी भी झलक आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं जो बात कह रहा था आपसे वो ये कि जब नैयर साहब ने इस फिल्म की पूरी कंपोजिशन बना ली, गानों की धुनें बना लिया, तो उसके बाद एक म्यूज़िकल सिटिंग हुई, हर फिल्म में होती है। उस म्यूज़िकल सिटिंग में राज कपूर साहब भी मौजूद थे। और जब राज कपूर साहब ने नैयर साहब की धुनों को सुना तो खिल उठे, बाग बाग हो उठे, उठकर थिरकने लगे कि भाई नैयर साहब आपने क्या क्या धुनें बनाई हैं, भाई कमाल है, कमाल है। उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की नैयर साहब की। नैयर साहब को भी सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि भाई उनकी कंपोजिशन राज कपूर जैसे शख्स को बहुत ही पसंद आ गई। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया कि जब अचानक राज कपूर साहब ने कहा कि नैयर साहब, अगर इन गीतों को, जो मेल गाने हैं, मुकेश जी से गवाया जाए तो कैसा रहेगा? आपने मुकेश जी से बात कर ली है? तो नैयर साहब ने कहा कि ये जो कंपोजिशन है ये मुकेश जी के लिए नहीं, बल्कि इसे मैंने जो बनाया है रफ़ी साहब को नज़र में रखते हुए बनाया है। और इन कंपोजिशन के साथ अगर सही तरीक़े से कोई इंसाफ कर सकता है तो वो रफ़ी साहब हैं। राज साहब ने कहा कि मुकेश जी की आवाज़ मुझ पे बहुत ही जचती है और लोगों को बहुत पसंद भी आती है, तो मेरा ख़्याल है कि आप इन गानों को बजाय रफ़ी साहब के मुकेश भाई से ही आप रिकॉर्ड करवाएं। नैयर साहब जो एक बार फ़ैसला कर लेते थे वो तो अपनी जगह पे अटल थे। और दूसरी बात यह है कि नैयर साहब रफ़ी साहब के बड़े प्रस्तार थे और हमेशा एक बात कहते थे कि रफ़ी साहब के बिना मेरा संगीत अधूरा है। और जाहिर सी बात है कि नैयर साहब की ये परस्तारी और जो उनकी कंपोजिशन का जो एक अंदाज़ होता था उसमें वाक़ईतन रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत खिल कर सामने आती थी। तो नैयर साहब ने कहा कि भाई मुश्किल है, क्योंकि मैंने कंपोजिशन तो रफ़ी साहब को दिमाग में रख कर बनाया है और आप देखिएगा ये गाने चलेंगे, लोगों को पसंद आएंगे। राज साहब ने फिर उन्हें क़ायल करना चाहा, लेकिन फिर नैयर साहब के अंदाज़ को देख के वो खामोश हो गए और ये फिर म्यूज़िकल सेटिंग ख़त्म हो गई। लेकिन राज कपूर साहब हर हाल में ये चाहते थे कि इन गीतों को मुकेश जी की आवाज़ में ही रिकॉर्ड किया जाए। तो वो शेख मुख्तार साहब से मिले जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उनसे कहा कि भाई जैसा कि आप जानते हैं कि मुझ पर जो है वो मुकेश जी की आवाज़ बहुत फबती है और मैं चाहता हूँ कि दोस्ताद के जो गाने हैं वो भी मुकेश जी से गवाए जाएँ। आप ज़रा नैयर साहब से बात कीजिए। मैंने नैयर साहब से बात तो की, लेकिन नैयर साहब ने साफ मना कर दिया।
शेख मुख्तार साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि नैयर साहब अपने काम के मामले में बड़े ही पर्टिकुलर हैं और उन्हें तो उनके फ़ैसले से हटाना बड़ा ही मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। शेख मुख्तार साहब नैयर साहब से मिले और कहा कि भाई इस फिल्म के हीरो राज कपूर साहब हैं। राज कपूर साहब की अपनी एक इमेज है और लोग उन्हें मुकेश जी की आवाज़ में गानों को अदा करते हुए पसंद भी करते हैं, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इस फिल्म के तमाम गाने हम मुकेश जी से रिकॉर्ड करवाते हैं। इतना सुना था कि नैयर साहब शॉर्ट टेम्पर्ड भी थे, अनापरस्त भी थे। उन्हें ये बात बहुत ही नागवार लगी और वो बिल्कुल उखड़ गए कि मैंने एक बार कह दिया कि मेरी कंपोजिशन को, ये जो मैंने बनाई है दोस्ताद के लिए, इन तमाम कंपोजिशन को रफ़ी साहब ही गाएंगे और मैं अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटता, क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे पता है कि मैं अपने काम को किस तरह से करूं और मेरे काम में किसी भी तरह की दखल अंदाजी, ख़्वाह वो कोई भी हो, पसंद नहीं करता। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इस फिल्म के गानों को मुकेश जी से गवाया जाए, मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन मेरी कंपोजिशन जो डिमांड करती है वो रफ़ी साहब की आवाज़ का डिमांड करती है। तो अगर ऐसा ही है तो मैं आपकी साइनिंग अमाउंट जो आपने मुझे दी है वापस करने को तैयार हूँ। आप चाहें तो अपनी साइनिंग अमाउंट ले लें, मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा। अब तो शेख मुख्तार साहब बड़े परेशान हुए, क्योंकि शेख मुख्तार साहब बीइंग अ प्रोड्यूसर कभी नहीं चाहते थे कि उनकी इस फिल्म पे कोई भी आँच आए और ये दो बड़ों की जंग में उनकी फिल्म वो रुक जाए या उसका जो आउटकम है वो ख़राब हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नैयर साहब, आप जैसा ठीक समझिए, आप जो कर रहे हैं ठीक है, मैं राज साहब को समझा लूँगा। फिर शेख मुख्तार साहब ने राज साहब को किसी भी तरह से मना लिया और राज साहब इसलिए भी मानने के लिए तैयार हो गए कि ये जो फिल्म थी ये उनके अपने प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्म तो थी नहीं, वो उसमें एज एन एक्टर काम कर रहे थे। तो फिर राज कपूर साहब ने भी देखा कि अगर मैं ज़्यादा इस बारे में कुछ ज़िद करता हूँ तो हो सकता है कि शायद नैयर साहब फिल्म को ही छोड़ दें या फिल्म ही रुक जाए। लिहाजा इस तरह से इन तमाम गीतों की रिकॉर्डिंग फिर आशा जी के साथ साथ नैयर साहब ने रफ़ी साहब के साथ की। अब नैयर साहब का, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने लता मंगेशकर से कभी भी कोई भी गीत नहीं गवाया, लेकिन आशा भोसले को उन्होंने अपनी कंपोजिशन के ज़रिए बामे उरूज तक पहुंचा दिया। और उनकी कंपोजिशन में जो डुएट्स होते थे, ये बात बिल्कुल कहने वाली है, मानने वाली है कि उनके डुएट्स में मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ आशा भोसले जी का जब एक मेल होता था तो उन डुएट्स का जो लेवल होता था वो कहीं और ही पहुंच जाता था। इस फिल्म के गाने भी बड़े ही शानदार, बड़े ही मीठे और बहुत ही लुत्फ़ देने वाले हैं। और ओ.पी. नैयर साहब की कंपोजिशन का ये ख़ास रंग था कि सुनने वालों को एक लुत्फ़ आता था। मैं इस फिल्म के तमाम गीतों की छोटी छोटी झलक एक के बाद एक आपके सामने पेश कर रहा हूँ और देखिएगा कि कहीं पर भी ये कमी आपको महसूस नहीं होगी कि राज कपूर साहब पे रफ़ी साहब की आवाज़ जच नहीं रही है, या कहीं पर यह भी महसूस नहीं होगा कि उन गानों के साथ राज कपूर साहब इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कंप्लीट पैकेज था अदाकारी का, कंपोजिशन का और गानों का, और आपको देखना भी अच्छा लगेगा। तो आइए मैं आपको छोटी छोटी सी उन तमाम गानों की झलक पेश कर रहा हूँ। आका का बाका, बाका का टाका, परली का नाका, तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का, तुझे देख कलेक रुक, कहाँ चली दीवानी, कोई रोके क्या करूं, आया तुम पे दिल आया, मकान सैया बड़ा लेशन, बोलो बोलो मेरी जान है करा, रोके तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं आठ, छाए हुए मालूम, रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए, रिक रिक टिक। ये थे दोस्ताद के वो तमाम गाने जिनकी मैं छोटी छोटी झलक आपके सामने पेश कर रहा था। और आपने देखा कि इस फिल्म के तमाम 8 गाने बड़े ही खूबसूरत थे। और इसमें जो रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की कुछ गानों में जो आपस में एक नोक झोंक है, जो एक शरारती अंदाज़ है, वो तो कमाल की है। और ये नैयर साहब का कमाल था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नैयर साहब जो कि रिदम किंग के नाम से मशहूर थे, भाई ऐसे तो मशहूर नहीं थे, जाहिर सी बात है कि खुदा ने उन्हें ये कला दी थी। तो
उम्मीद करता हूँ कि ये पुरानी सी कहानी एक बार फिर नए अंदाज में आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।